वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। बेटा आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। बेटा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो है वो ये चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा आप लोग जानते हैं कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो है वो अब हम स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें बेटा चैप्टर नंबर 15 में 3 टॉपिक जो हैं वो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। 15.3, 15.4 एंड 15.5। तो पेज नंबर 92 से पेज नंबर 99 तक बेटा ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड होगा, जिसको आपने जो है वो मद्देनज़र रखना है। तो बेटा पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है वो है इसेंशियल एलिमेंट्स इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इसेंशियल हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो बेटा आप लोग जानते हैं कि जब प्लांट की हम ग्रोथ करते हैं बेटा, तो वो अल्टीमेटली वो सॉइल को जो है वो कुछ ख़ास न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है, जो फर्टिलाइज़र या खाद की सूरत में आप कहते हैं कि हम जी उसको अप्लाई करते हैं। वो एलिमेंट्स जो हेल्दी ग्रोथ के लिए चाहिए प्लांट की, उनको हम फर्टिलाइज़र की सूरत में जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो फर्टिलाइज़र जो हैं बेटा वो उनमें क्या होता है, उनमें एलिमेंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो बेटा दो टाइप होती हैं इनकी न्यूट्रिएंट्स की, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा आपने ये याद रखना है कि ये बड़ा अहम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा आपने याद रखना है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कि ये वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेटा ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम एग्जांपल्स देखें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल में बोरॉन आ जाता है, कॉपर आ जाती है, आयरन आ जाता है, मैंगनीज आ जाती है, जिंक आ जाता है, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। इसी तरह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम एग्जांपल देखें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल में बेटा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब बेटा इनकी अगर हम अमाउंट की बात करें कि कितनी अमाउंट में हमें चाहिए, यानी कि कितनी क्वांटिटी की में चाहिए, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा ये हमें 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जो है वो रिक्वायर होते हैं। यानी कि ये कितने अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो ये हमें बेटा 5 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम तक बेटा जो है ये हमें चाहिए होते हैं पर एकड़ के हिसाब से फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये हमें 5 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें चाहिए 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो बेटा ये जो है ना वो बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी हेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज़र के हमें फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। बेटा सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आप लोग जानते हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं, अल्टीमेटली वो सारे के सारे जो है ना वो कंपाउंड की फॉर्म में तो नहीं, सॉरी वो सारे के सारे जो है वो फ्री फॉर्म में तो नहीं मिलते एलिमेंट्स, वो लास्ट टाइम हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कंपाउंड की शक्ल में मिलते हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो कहता है कि हर कंपाउंड को हम मतलब आयरन है तो आयरन का हर कंपाउंड जो है वो हम फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फर्टिलाइज़र की कुछ खसूसियात होती हैं, वो हम पढ़ेंगे कि क्या खसूसियात होती हैं फर्टिलाइज़र की, जिससे हम वो अपना इसेंशियल एलिमेंट जो हमें चाहिए वो किस कंपाउंड से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे या किस कंपाउंड को हम एज आ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपने मेरी बात को याद रखना है कि अगर मैं लेट्स सपोज कि हमारे पास मैग्नीशियम हमें चाहिए फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो मैग्नीशियम के तो अल्टीमेटली हज़ारों जो हैं वो कंपाउंड दुनिया में होंगे।
तो हम तमाम कंपाउंड को तो फर्टिलाइज़र की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम उनमें से वो कंपाउंड चूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र के तौर पर जिसका सॉइल को, मिट्टी को नुकसान ना हो, जिसके फ़ायदे हों, जिसमें से आसानी से मैग्नीशियम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाए, जो वाटर सोलुबल हो, ठीक है, ताकि आसानी से उसको जो है वो हल किया जा सके। तो ये बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि फर्टिलाइज़र जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं बेटा। पहला पॉइंट है कि एवरी कंपाउंड ऑफ द डिज़ायर्ड एलिमेंट कैन नॉट बी अ फर्टिलाइज़र, के डिज़ायर्ड एलिमेंट का हर कंपाउंड जो है वो फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि द डिज़ायर्ड एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन अ वाटर सोलुबल फॉर्म, के जो डिज़ायर्ड एलिमेंट है यानी कि जिस एलिमेंट की हमें ज़रूरत है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो कंपाउंड जो है बेटा वो पानी में हल होना चाहिए ताकि प्लांट आसानी से जो है वो इस एलिमेंट तक रसाई हासिल कर सके। तो इसके बाद है कि नेक्स्ट स्टेप है द कंपाउंड एम्प्लॉयड एज अ फर्टिलाइज शुड बी स्टेबल इन द सॉइल एज वेल एज इन द स्टोरेज केस। जो वो कंपाउंड जिसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि वो सॉइल में जब हम उसको इस्तेमाल कर लें तब भी वो स्टेबल रहे, और जब हम उसको स्टोरेज कर रहे हैं तब भी वो स्टेबल रहे। और इट शुड नॉट बी डिलेक्वेसेंट, या इसके बाद आप कहिए इसका मतलब ले सकते हैं, डिलेक्वेसेंट का मतलब होता है कि जम ना जाए, फ्रीज़ ना हो जाए, सॉरी फ्रीज़ कह रहा हूँ। आपने कहना है कि वो सॉलिड स्टोन ना बन जाए, ऐसा नहीं है कि खाद हमने जो है वो अप्लाई किया और वो क्या बन जाए, वो सॉलिड पत्थरों की शक्ल में बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में, ग्रेन्स की फॉर्म में है तो ग्रेन्स की फॉर्म में ही वो रहे। तो बेटा जितना हमने अभी तक पढ़ा है इसमें से जो कुछ एमसीक्यू हैं ये बोर्ड के एमसीक्यू हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ मैंने लिखा भी हुआ है कि ये एमसीक्यू किस बोर्ड में कब कब कैसे कैसे आए थे, किस किस जो है वो सिन में आए थे, तो ये आपने याद कर लेने हैं। इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है ना बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट द एसेंशियल क्वालिटीज़, राइट द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र, कि गुड फर्टिलाइज़र की एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या हैं। तो बेटा 9 क्वालिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं कि सबसे पहले जो है ना न्यूट्रेंट एलिमेंट जो है जो प्रेजेंट होता है उसको मस्ट बी रेडली अवेलेबल टू द प्लांट, कि वो आसानी से प्लांट को मिल जाए, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कंपाउंड जो हमने फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया है उसमें जो एलिमेंट हमें रिक्वायर है वो जो है वो प्लांट को मिले ही ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आसानी से उसको अवेलेबल होना चाहिए प्लांट को। इसके बाद वो कहता है कि ये फेयरली सोलुबल होना चाहिए पानी के साथ, यानी कि पानी में इसकी सोलबिलिटी थोड़ी सी होनी चाहिए और ये मिक्स होना चाहिए सॉइल के अंदर, कि अगर उसकी पानी के साथ सोलबिलिटी नहीं होगी, अल्टीमेटली जब पानी में वो हल नहीं होगा तो अगर सारा हल हो जाएगा पानी में तो फिर तो सारा पानी के साथ ही बह जाएगा। फेयरली सोलुबल होना चाहिए, कुछ रिजॉल्व हो जाए कुछ ना हो, ऐसे कि मिट्टी में भी ना पड़ा रहे लंबे अरसे तक ज़रूरत के बाद भी, और वो सारे का सारा जो है ना वो पानी के साथ भी ना बह जाए, तो ये कंडीशन है इसके लिए। इसके बाद बेटा जो है वो ये प्लांट के लिए ख़तरनाक नहीं होनी चाहिए, जो फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि प्लांट के लिए ख़तरनाक साबित हो, तो ये बात हमने जो है ना वो याद रखनी है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि इट शुड बी चीप, ये सस्ती होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर एक जो है वो प्लांट की ग्रोथ करवानी है और वो उतना मुनाफा नहीं दे रहा जितना जो है उसको उसमें फर्टिलाइज़र डाल दी गई है, तो ये महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा 5वां पॉइंट है कि इट मस्ट बी स्टेबल सो डैट इट इज़ अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम टू द ग्रोइंग प्लांट, के ग्रोइंग प्लांट को लंबे टाइम के लिए जो है वो फर्टिलाइज़र तक जो है वो रसाई हासिल होनी चाहिए और फर्टिलाइज़र को स्टेबल होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट बेटा 6 पॉइंट है कि इसको अपनी पीएच जो है वो चेंज नहीं करनी चाहिए, यानी कि इसकी पीएच चेंज ना हो, पीएच जो उसकी स्टेबल होगी वही रहनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा 7 नंबर पे है कि बाय रेन और वाटर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म विच द प्लांट कैन एसिमिलेट ईजिली, कि जब हम उसमें पानी भी जो है वो अल्टीमेटली बारिश हो जाती है पास टाइम फसलों में, तो खाद डाली होती है, ऊपर से बारिश होगी या कहीं से पानी हमने लगाया है, तो पानी के साथ उसका ऐसी फॉर्म, उसकी ऐसा कंपाउंड या ऐसी उसकी सोलेबिलिटी होनी चाहिए कि प्लांट जो है ना वो फिर भी वाटर की प्रेजेंस में भी अपने इसेंशियल एलिमेंट को आसानी से हासिल कर सकें, ठीक है, एसिमिलेट कर सकें। इसके बाद बेटा 8 पॉइंट है कि इट शुड प्रोवाइड द इंटायर न्यूट्रेंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, की जितनी परसेंटेज उसमें एलिमेंट की बनती है बाय मैस, वो सारी की सारी वो फर्टिलाइज़र वो एलिमेंट तमाम का तमाम जो है वो प्लांट को प्रोवाइड करे। इसके बाद बेटा वही पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है आखिरी पॉइंट की, ये हार्ड स्टोनी मैस में नहीं बन जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसमें जो है वो हमने खाद डाल दी एक फसल में, अब वो बारिश हुई या बारिश होने के साथ क्या हुआ जी वो
बड़े बड़े पत्थर उसके बन गए हैं, या जुड़ गई है, या जम गई है, या इस तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जिस फॉर्म में थी उसी फॉर्म में ही रहनी चाहिए। तो ये बेटा थे एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट बेटा हमने क्लासिफिकेशन की है फर्टिलाइज़र की। आप लोग जानते हैं कि फर्टिलाइज़र्स जो होती हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हमें एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो किसी कंपाउंड से मिल रहे होते हैं, और वो कंपाउंड को भी हम बड़ा सोच समझ के जो है वो एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास बेटा जैसे एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, या पोटाशियम है, ठीक है। ये हम प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, किसी इनके कंपाउंड्स की फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स बनती हैं बेटा इनकी। पहली जो टाइप है वो ये है कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। ये क्या करेंगी, ये वो फर्टिलाइज़र्स होंगी जो कि एलिमेंट जिनमें कौन सा होगा, जिनमें नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फास्फोरस फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। इसमें बेटा हमें फास्फोरस मिलेगी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये आपने याद रखना है कि ये 2 फर्टिलाइज़र हमने पढ़ी हैं अभी। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेगी। और जो दूसरी बेटा फर्टिलाइज़र है ये हमारे पास है जी फास्फेटिक, यानी कि ये फास्फोरस की सोर्स होगी, ठीक है। और जो तीसरी बेटा फर्टिलाइज़र है वो है पोटाशियम फर्टिलाइज़र। तो ये बेटा क्या करेगी, ये पोटाशियम जो है ना वो उसको आप कह दें कि प्रोवाइड करेगी। तो अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र से बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र वो होती हैं जो नाइट्रोजन को सप्लाई करते हैं प्लांट को या सॉइल को, उनको हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। तो ये डेफिनेशन हमने अंडरलाइन कर ली। अब इनकी एग्जांपल क्या है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम सियानामाइड है, और अमोनिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, और यूरिया है। और इन सब में से सबसे ज़्यादा जो है वो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, वो यूरिया है। तो अब बेटा हमने कहा कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र कैसे, फर्टिलाइज़र ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन का काम क्या होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये बेटा आपने याद रखना है, ये है रोल ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट ग्रोथ। तो ये बेटा आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बेटा प्रिपेयर करना है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है, रोल ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट ग्रोथ पे। तो नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट की जो अर्ली स्टेजेस होती है उसमें उसकी डेवलपमेंट करती है, स्टेम्स की और लीव की। इसके बाद ये प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होती है, प्रोटीन का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। इसके अलावा बेटा जो जो पत्ते होते हैं बेटा, पत्तों का जो ग्रीन कलर होता है वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। इसके बाद वो कहता है कि इट इन्हांसिस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट। ये उनकी यील्ड को बढ़ा देती है और ये उनकी क्वांटिटी को जो है वो बड़ा क्वालिटी को बढ़ा देती है प्लांट की। तो ये बेटा जो पॉइंट है ये आपने मद्देनज़र रखना है कि ये है रोल ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट ग्रोथ, रोल ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट ग्रोथ। इसके बाद बेटा हमारे पास है अमोनिया एज अ फर्टिलाइज़र। अमोनिया को हमने एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। अब बेटा आप लोग जानते हैं कि अमोनिया जो है ना उसमें हमें नाइट्रोजन नज़र आ रहा है, तो अगर हम इसको फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र की फॉर्म में तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन की सोर्स बन रही है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी। और वो कहते हैं कि इसमें 82% जो है ना वो नाइट्रोजन बाय मास जो है इसके अंदर मौजूद होती है। कितने परसेंट इसमें नाइट्रोजन होती है, 82% इसमें नाइट्रोजन होती है। तो इस पॉइंट को बेटा आपने याद रख लेना है कि इसमें क्या होती है, इसमें 82% जो है वो बाय मास जो है इसमें नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है, 82% बाय मास। तो ये बेटा हम जब अमोनिया को एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो हम लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और 6 इंच तक हम खुदाई करके मिट्टी के अंदर जो है वो इसको इंजेक्ट करते हैं ताकि ये ज़मीन से इट कैन नॉट बी सीप आउट, कि ये ज़मीन से बाहर ना आ जाए, ठीक है, मिट्टी से ये बाहर ना आ जाए। तो बेटा इसके बाद जो है वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी भी नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र्स होती हैं जो नेचर में एसिडिक होती हैं, लेकिन उनमें से ऐसी भी होती हैं जो कि नेचर में एसिडिक नहीं होती। जिस तरह पोटाशियम नाइट्रेट है KNO3, सोडियम नाइट्रेट है, और जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट है, ये वो हैं जो कि एसिडिटी नहीं क्रिएट करती। इसके अलावा जो अगर एसिडिटी वाली भी हम कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी कोई खाद इस्तेमाल कर ली है जिसमें जो एसिडिटी बढ़ा देगी, मिट्टी के अंदर एसिडिक बिहेवियर शो करेगी, तो फिर भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसकी लाइमिंग कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम लाइमिंग कर देते हैं। लाइमिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ लाइम। लाइम क्या है, लाइम जो है बेटा वो CaO होता है, वो बेसिक ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो बेसिक है।
तो वो नेचर में बेसिक होने की वजह से वो एसिडिटी को कंट्रोल कर लेता है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र की। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र जो है उनमें से सबसे अहम जो फर्टिलाइज़र है वो हमारे पास कौन सी है, वो है यूरिया। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूरिया को एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी को हम प्रिपेयर करने की बात भी करेंगे। अब बेटा यूरिया जो है ये NH2CO होता है। हमें इसका फार्मूला अल्टीमेटली पहले से ही पता है कि इसका क्या फार्मूला है। इसका फार्मूला हमने याद कर लेना है, ठीक है, NH2CO। और इसका बेटा जो दूसरा नाम है, जो आयोपिक नेम है, वो है अमाइनो मीथेन अमाइड। ये नाम भी आपने बेटा याद रखना है, अमाइनो मीथेन अमाइड इसका नाम है। और आपने एक बात याद रखनी है कि MCQ पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ यूरिया। तो आपने बताना है कि ये अमाइड है, अमाइड है ये। इसके बाद इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है बेटा, यूरिया को बनाने के लिए हम अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है बेटा, इन दोनों को हम जो है वो इनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या क्या इस्तेमाल होते हैं बेटा, इसमें पहला स्टेप जो है वो होता है हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम अमोनिया बनाते हैं। जो थर्ड स्टेप है बेटा उसमें हम अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं। और फोर्थ स्टेप में अमोनियम कार्बामेट जो है उसको हम डिहाइड्रेट करवा के यूरिया प्रिपेयर कर लेते हैं। जब यूरिया बन जाती है तो पांचवा स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। यूरिया को प्योर फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा 6 पॉइंट पे प्रीलिंग, फिर उसकी प्रीलिंग कर दी जाती है। तो सबसे पहला स्टेप है, इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी अमोनियम कार्बामेट कैसे बनाते हैं। अमोनियम कार्बामेट बनाने के लिए बेटा हम रिएक्शन करवाते हैं। अमोनिया का 1:2 के साथ अमोनिया रिएक्शन करेगी और प्रोड्यूस क्या करेगी, CO2 से रिएक्शन जब अमोनिया करती है तो ये प्रोड्यूस करेगी हमारे पास अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट जो होता है बेटा, इसका फार्मूला यहाँ पे आपने लिख लेना है कि इसका फार्मूला होता है NH2COONH4, ठीक है, CONH4। ये इसका बेटा जो है वो फार्मूला होता है। क्योंकि पेंसिल नहीं है अब इसलिए थोड़ा सा इस तरह का लिखा गया है, लेकिन आपने इसको जो है वो इस तरह देख लेना है कि ये जो हमने लिखा है ये कैसे हमने लिखा है, ठीक है। NH2COONH4 ये है अमोनियम कार्बामेट। अब बेटा अमोनियम कार्बामेट जो हमारे पास आ गया, इस अमोनियम कार्बामेट जो है बेटा इसको हमने दोबारा से हीट करना है। और जब हम इसको दोबारा हीट करेंगे तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें यूरिया मिल जाएगी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब हमने अमोनियम कार्बामेट को हीट किया तो ये क्या बनाएगा, ये बेटा यूरिया बना देगा, ठीक है। तो इस बात को जो है वो आपने याद करना है कि जब हमने अमोनियम कार्बामेट को हीट किया तो ये क्या बना देगा, ये हमें यूरिया बना के देगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे लिए जो है ना यहाँ पे अहम पॉइंट होगा। तो ये हमें यूरिया बना के देगा NH2CONH2। तो ये यूरिया बन जाएगी, ठीक है। साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है जी कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन। यूरिया का जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे जी आप। यूरिया के जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम कि कैसे हम यूरिया को कंसंट्रेशन करेंगे। यूरिया सोल्यूशन बेटा उसकी कंसंट्रेशन करने के लिए हम वेपोरेशन करते हैं। वेपोरेशन का सेक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं, उसमें हम हीट करते हैं स्टीम के साथ वैक्यूम की मौजूदगी में। तो बेटा वेपोरेशन स्टेजेस 2 होते हैं जिससे हमें 99.7% जो है ना वो प्योर यूरिया मिल जाती है, ठीक है। इसको हम फिर पंप करके प्रिलिंग टॉवर में भेज देते हैं। प्रिलिंग में बेटा हम क्या करते हैं, यूरिया को मोल्टन यूरिया जो हमें मिलती है हाई टेम्परेचर पे, उसको बेटा फिर हम स्प्रे करते हैं प्रिलिंग टॉवर में। और प्रिलिंग बकेट की फॉर्म में हम इसको कूल करते हैं, ठीक है। और उससे एयर जो है वो उसको ऊपर की तरफ जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। और मोल्टन जो यूरिया होती है उसको हम सॉलिडिफाई करके प्रिल्स बना लेते हैं। इन प्रिल्स को फिर हम पैक कर लेते हैं, बैगिंग सेक्शन में पैक करके मार्केट में भेज देते हैं बल्क स्टोरेज के लिए। बेटा ये नीचे फ्लो चार्ट डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे इसको आपने पढ़ लेना है कि सबसे पहले हम अमोनिया को और CO2 को कंप्रेसर से कंप्रेस करके हम इनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनियम कार्बामेट बन जाएगा। अमोनियम कार्बामेट जो है इसको बेटा हम इसकी डीकम्पोजिशन करेंगे तो यूरिया बन जाएगी। यूरिया को बेटा 2 स्टेजेस में उसकी वेपोरेशन की जाती है, कंडेंसेशन की जाती है। फिर जब वो लिक्विड बन जाता है मोल्टन स्टेट से फिर उसकी प्रिलिंग कर ली जाती है। प्रिल्ड यूरिया जो है ना उसको बल्क स्टोरेज या बैगिंग के लिए भेज दिया जाता है। बेटा यूरिया से रेलिवेंट जो है वो MCQ यहाँ पे आपने जो है वो इनको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये तो थी अमोनिया, ठीक है। अमोनिया एज अ सोर्स ऑफ
फर्टिलाइज़र या अमोनिया एज अ फर्टिलाइज़र। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला बेटा आपके सामने लिखा हुआ है NH4NO3। तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बेटा हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया का और नाइट्रिक एसिड का। आप लोग जानते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 को कहते हैं। ये इसका फार्मूला भी हमारे पास लिखा हुआ है HNO3। और अमोनिया का फार्मूला भी आप जानते हैं कि ये क्या होती है, ये NH3 होती है। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है। तो इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास यूरिया यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये बेटा आपने इसको याद कर लेना है कि ये जो है वो किस तरह से जो है वो प्रिपेयर होगा। अमोनियम नाइट्रेट ये भी नाइट्रोजन की सोर्स है। इसके बाद बेटा वो कहता है आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, जब हम न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है तो अल्टीमेटली वाटर जो होगा उसको हम वेपोरेट करके बाहर निकाल देंगे और सॉलिड जो अमोनियम नाइट्रेट होता है उसको मेल्ट कर लेते हैं और उसको फिर अलग कर लेते हैं यानी कि उसको हम अलग करने के बाद, सेपरेट करने के बाद प्योर जो अमोनियम नाइट्रेट होती है बेटा उसको फिर हम जो है वो ड्राई कर लेते हैं, उसको सॉलिडिफाई कर लेते हैं। हार्ड पैलेट्स की फॉर्म में ये बन जाती है, छोटे छोटे इसके जो है वो आप सॉलिड पीस आ जाते हैं हमारे पास, जिनको हम कहते हैं प्रिल्स। जब बेटा प्रिल्स बन जाते हैं तो फिर हम उनको डस्ट फ्री होते हैं अल्टीमेटली ये, तो इनको ऐसे ईजिली हैंडल कर लिया जाता है और ईजिली इनको हम फैला सकते हैं फील्ड के अंदर। तो अमोनियम नाइट्रेट जो होती है बेटा इसमें आपने याद रखना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें 33 से लेकर 33.5% तक जो है वो नाइट्रोजन होती है और ये नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होगा। ये नेचर में क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक होगा। तो ये बेटा आपने पॉइंट जो है इसका याद रख लेना है। इसके बाद बेटा जो है वो इसके यूजेस हैं, इसको यूज़ किया जाता है, ये यूज़फुल होती है फर्टिलाइज़र बहुत सारी फर्टिलाइज़र के तौर पर बहुत सारी क्रॉप्स के लिए, सवाए राइस फील्ड जो है उसके अलावा। क्योंकि आपने कहा कि अब मैंने आपको एक बात बतानी है, पैडी राइस फील्ड कौन सा होता है। आप लोग जानते हैं ये वो फील्ड होता है, ये वो जो है ना वो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं जिनमें पानी खड़ा रहता है। अब हमने यहाँ पे कहा कि जो अमोनियम नाइट्रेट है ये नेचर में हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मींस कि ये वाटर से के साथ रिएक्शन करके जो है वो डीकम्पोज हो जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि वो वाटर के साथ उसका रिएक्शन होगा या वाटर जो है उसको नहीं मिलना चाहिए। तो पैडी राइस फील्ड में फिर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो तो सारा फिर वाटर के साथ रिएक्शन कर देगी हमारी फर्टिलाइज़र, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमने ये इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद वो कहता है कि बिकॉज अ माइक्रोबियल बैक्टीरिया इज फ्लोरिड इन फ्लोरिड फील्ड decompose it to nitrogen gas which escapes in air. It is also used to in the combination with limestone के साथ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा पहला लेक्चर जिसमें हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बेटा फॉस्फेटिक और पोटाशियम फर्टिलाइज़र को डिस्कस करेंगे और साथ में हम इंशाल्लाह सीमेंट इंडस्ट्री भी पढ़ेंगे। बेटा तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।